हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 10.3 यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट ना, इसका पूरा एग्जाम्पल थ्योरी तो कर चुके थे उसके पहले वाले वीडियो में। कल वाले वीडियो में लेक्चर में हम सब इसका पूरा एग्जाम्पल किए। आज हम सब प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 10.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः इतना और इतना है। तो ये आपको √3 और 2 क्या दिया है? दोनों सदिश का परिमाण, यानी आपको दिया है क्या दिया है? वेक्टर ए का परिमाण और दूसरे भी वेक्टर का भी परिमाण दिया, यानी वेक्टर बी का परिमाण। तो वेक्टर ए का परिमाण कितना है? √3। वेक्टर बी का परिमाण कितना है? 2। और आपको साथ में ये भी दिया कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यह कितना दिया है? √6। तो आपसे क्या पूछा है? तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण याद कीजिए। आपका ये सबसे पहला एग्जांपल इसी पे था। आपको इन दोनों के वेक्टर के बीच का कोण यानी आपसे क्या पूछ लिया है? थीटा। तो हमें फार्मूला पता है क्या? cos थीटा बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी, या बोलने के लिए आप थीटा बराबर cos इनवर्स भी बोल सकते हो। तो हम ऐसे ही लेके चलते हैं। तो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपको कितना दिया है? √6 बटे वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया है? √3 और वेक्टर बी का परिमाण कितना दिया है? 2। तो हम एक काम करते हैं, √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहां से कितना मिला आपको? cos थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा? √18 बटे √3 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 6 ना। अरे √3 और √3 मिलके 3 हुआ, और जब 3 में 2 का गुणा करो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और देखो 18 का मतलब 9 दूनी 18 है। 18 में 9 दूनी 18 आएगा ना, तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 बाहर और बाकी भी 2 बचे रहेगा, और बाकी यहाँ पर क्या है? 6। तो 3 दूनी 6। तो यानी क्या ये 1 बटे √2 आया कि नहीं आया? अरे 2 को चलो एक लाइन हम और लिख देते हैं। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। नीचे कितना √2? कैसे? ऊपर √2 था ही, नीचे 2 बचा है, तो 2 को 2 √ में ब्रेक कर सकते नहीं कर सकते? तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे √2 बचेगा। तो cos थीटा बराबर 1 बटे √2 है। इस बात का मतलब क्या है? थीटा बराबर कितना? 45 अंश। जब 45 अंश होगा तभी तो 1 बटे √2 आएगा। 45 अंश बोले तो π/4। तो उन दोनों सदिशों के बीच कोण कितना होगा? π/4। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? सेम आपको ऐसे बोला है, आपको बस सदिश दिया है और इनके बीच आपको कोण पूछा है। आप लिखो, दिया है, क्या दिया है? आप किसी को वेक्टर ए मान लो और किसी को आप वेक्टर बी मान लो। तो वेक्टर ए बराबर कितना? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी कितना दिया है? 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। आप सबको क्या पूछा? इन दोनों सदिशों के बीच आपको कोण पूछा है। तो मान लेते हैं कि इन सदिशों के बीच कोण कितना है? थीटा है। हाँ, माना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है। अगर इनके बीच कोण थीटा है तो हमको थीटा निकालने का फार्मूला आप जानते हो क्या? cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, फिर माड ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा और माड ऑफ वेक्टर बी भी निकालना पड़ेगा। एक काम करो, इसे एक मान के छोड़ो, पहले आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का आपको तरीका पता है ना? क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी कितना हो जाएगा? आई कैप वाले गुणांक का आई कैप वाले गुणांक में गुणा करते हो, इसका इसमें गुणा इसमें। तो 1 में 3 का गुणा करो 3, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, प्लस 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 और 3 1 3। तो कितना हुआ? ये बराबर है 4 3 7 3 10। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आपको मिला? 10। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? माड ऑफ वेक्टर ए। तो माड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा? इसका परिमाण। तो वेक्टर ए का परिमाण बताओ, √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना है? √1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 1 10 4 14। तो ये कितना मिला आपको? √14। सेम ऐसे आप वेक्टर बी का भी परिमाण निकालोगे। तो वेक्टर बी का परिमाण कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो
3 का स्क्वायर कितना मिला 9, 2 का स्क्वायर कितना मिला 4, 1 का स्क्वायर कितना मिला 1, तो ये भी 9 1 10 4 14, कितना मिला आपको √14। तो आप समीकरण 1 से क्या बोल सकते हो, समीकरण 1 से cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू है कितना 10 बटे अंडर रूट माड ऑफ वेक्टर ए, माड ऑफ वेक्टर बी कितना है √14 और ये भी आपका कितना है √14, तो कितना हुआ 10 बटे √14 में √14 को गुणा करो कितना आ जाएगा, केवल 14 आएगा। तो आप इसको सरल कर सकते हो 2 से, 2 पच्चे 10 और 2 सते 14। तो यहाँ से आपको थीटा बताना था, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। तो ये थीटा क्या है, सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण। तो आप नीचे एक लाइन कमेंट कर दिया करना क्या कि अतः सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण कितना होगा, बीच कोण cos इनवर्स 5/7, cos इनवर्स 5/7 होगा, या है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसको कोई वेक्टर मान लो अपने मन से ना, दर्शा दो वेक्टर ए या वेक्टर बी, किसी से निरूपित कर दो। तो दिया है, क्या दिया है, 2 सदिश। पहला सदिश वेक्टर ए कितना दिया है आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा सदिश आपको वेक्टर बी मान लो, वो कितना दिया है आई कैप माइनस जे कैप। तो आपको पूछा क्या है, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। अरे पहले सदिश पर दूसरे सदिश का प्रक्षेप चाहिए, लैंग्वेज पढ़ो। आपको क्या बोला है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो पहले को अगर आपने वेक्टर ए माना है, तो यानी आपको वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप पूछा है, तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप कितना हो जाएगा, बताओ। आपको पता है ना, यहां पर देखो कोई आपका वेक्टर ए है और मान लो ये आपका वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप चाहिए, तो यानी ये होता कितना है, बी का थीटा भी होता है, लेकिन आपको एंगल दिया नहीं। तो फिर दूसरा फार्मूला क्या होगा, जिस वेक्टर का प्रक्षेप चाहिए वो वेक्टर लिखते हो, और जिस वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप चाहिए उस वेक्टर का कैप लिखते हो। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो वेक्टर का प्रक्षेप चाहिए उसको आप, उसके परिमाण को आप बाहर लिख लो, यानी माड ऑफ वेक्टर ए, और इन दोनों का फिर आराम से क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, या वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। तो जिस वेक्टर पर प्रक्षेप चाहिए उस वेक्टर के परिमाण को आप बाहर लो, ताकि फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पर वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप चाहिए, तो जिस वेक्टर पर प्रक्षेप चाहिए उस वेक्टर के परिमाण को बाहर लिखो, यानी वेक्टर ए का मान बाहर लिखो, और बाकी फिर दोनों का क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जैसा भी आपका मर्जी। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1/, वेक्टर ए का परिमाण होगा कितना, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ना, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करोगे तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हो कि नहीं करते हो। तो जब इसका गुणा इसमें करोगे 1 1 के 1, और इसका गुणा इसमें करोगे -1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से घटाओ कितना आ जाएगा 0, और 0 में फिर किसी का भाग दो, फिर वो 0 ही आएगा। और ये क्यों 0 आया, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर का प्रक्षेप 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अरे प्रक्षेप यही भी तो होता है ना, बी का थीटा, अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 90 अंश, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो जब cos 90 का वैल्यू 0, 0 का गुणा करो पूरा 0 हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका एक दूसरे पर प्रक्षेप भी कितना होता है 0, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे भी। ठीक है, और ये i प्लस है और ये i माइनस है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझना है वैसे समझ सकते हो। आई कैप इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस जे कैप चाहिए तो माइनस जे कैप इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई कैप प्लस जे कैप ये होगा, और आई कैप माइनस जे कैप ये होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका एक दूसरे पर प्रक्षेप कितना आता है। फिलहाल आपको फार्मूला से करना था, समझ में आ रहा है ना, तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो, सिर्फ आप इतना कॉपी करना। तो चलो अब आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यहां पर भी आपको प्रक्षेप ही ज्ञात करना है। तो जो पहला वेक्टर बोला है उसको ए मान लो, और जो दूसरा वेक्टर बोला है उसको आप बी मान लो।
आप किसी भी लेटर से दर्शा सकते हो। तो दिया है आपको, ये दोनों वेक्टर दिया है, तो लिखो दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। और जो आपको दूसरा वेक्टर दिया उस वेक्टर को आप बी मान लो, वह कितना दिया है, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो आपसे पूछा क्या है, सदिश, पहले सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। अरे पहला सदिश यानी आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश ये दूसरा दिया है, इस पर प्रक्षेप पूछा कि नहीं पूछा है, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप पूछा है। तो आप लिखो क्या, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा। अब बताओ, जिस पर प्रक्षेप चाहिए उस वेक्टर के परिमाण का आप सबसे पहले बाहर उसे ले लो, और बाकी जो दोनों वेक्टर बचा उसका आप क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये तो होता है फार्मूला ना, जिस वेक्टर पर प्रक्षेप चाहिए उस वेक्टर के परिमाण को हम बाहर ही लिखेंगे, बाकी फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो। तो बताओ वेक्टर बी का परिमाण कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये तो इनका परिमाण आया। और इनका डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब इसका इसमें गुणा करना, तो 1 में 7 का गुणा करो, 7 1 के 7, फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 के 3 प्लस 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 8 सते 56। तो कितना हुआ, 1 अंडर रूट 7 सते 49 प्लस 1 और 8 टाइम 64 ना, 49 1 50 और 50 में 60 जोड़ोगे तो 114। और यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 3 घटाओ कितना 4, और बाकी जब 56 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 60। तो यानी आया कितना 60 बटे अंडर रूट 114। कोई दिक्कत। अब बताओ, आप चाहे इतना ही बोल सकते हो, या आपको आपका मन करे अंडर रूट 14 का आप ऊपर नीचे गुणा कर। अंडर रूट 114 का जब आप ऊपर नीचे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 114 अंडर रूट 114। तो कितना हुआ 60 अंडर रूट 114 बटे अंडर रूट 114 में 114 गुणा करोगे केवल 114। तो ये 2 से कट भी रहा है, तो 2 से कटोगे कितना आ जाएगा 2 30, और ये 2 से काटोगे कितना 2 25 10 2 सते 14। तो इतना भी आप लिख सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना। और 114 का जब आप अंडर रूट लोगे तो उसमें 57 फिर आ जाएगा। तो आप एक काम करो, आप आंसर को ये 60 बटे अंडर रूट 114 पर छोड़ो, सरल करते आप बहुत सरल करोगे। अंडर रूट 114 में 57 खुद आ जाएगा, कैसे 114 में जब आप 2 से भाग दोगे तो 2 25 10 2 सते 14 फिर 57 1 के 57, यानी अंडर रूट 114 को आप क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 गुणे 57। अब फिर एक इस 57 को भी 2 अंडर रूट में तोड़ोगे तो 1 कट जाएगा, ऊपर अंडर रूट 2 बचेगा और नीचे अंडर रूट 57 बचेगा। यानी कहने का मतलब 30 अंडर रूट 2 बटे 57, ऐसे भी ले सकते हो। तो आपका आंसर जो भी दिया है, चाहे आप इस पे छोड़ो, हम तो सजेस्ट करेंगे आप इसी पे छोड़ दो आंसर। चलो इसका आंसर कितना 10.3 का कौन सा, ये वाला। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीनों सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। सबसे पहले आपको क्या दर्शाना है, ये तीनों क्या है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का कैसे पता चलेगा, जब इनका परिमाण कितना हो जाए तो तीनों सदिश का आप परिमाण निकालो, अगर परिमाण 1 हो गया तो मात्रक सदिश है। तो चलो आप पहले क्या करो, इस तीनों को कुछ न कुछ वेक्टर मान लो। तो दिया है वेक्टर ए, पहले को वेक्टर ए मान लो, दूसरे को वेक्टर बी मान लो और तीसरे को वेक्टर सी मान लो, ठीक। तो वेक्टर ए बराबर कितना है 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। बोलो वेक्टर बी कितना दिया है 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। और वेक्टर सी कितना बोला है 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो यह तीन वेक्टर सबसे पहले आपको दर्शाना है कि ये तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश। तो कैसे दर्शाओगे, वेक्टर ए का परिमाण बताओ कितना आएगा, वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकालोगे, रूट ऑफ, अब देखो 1/7 का भी तो स्क्वायर करोगे तो 1/7 का स्क्वायर 1/49 हो जाएगा, और कोष्टक में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। आप लिखना है तो आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना आया ये रूट ऑफ 1/49, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36।
तो 9 4 13 और 36 में 13 जोड़ो कितना आ जाएगा 49। तो 49 ये भी है, 49 ये भी है, तो 49 49 कटा तो अंडर रूट 1 बचा और 1 का अंडर रूट लोगे कितना आया 1। तो देखो पहले वेक्टर का परिमाण कितना आ गया 1। तो अगर इसका परिमाण 1 यानी ये क्या है मात्रक सदिश है। ठीक है, अब आप पहले वेक्टर बी का परिमाण निकालो। तो वेक्टर बी का परिमाण कैसे निकालोगे, वैसे ही रूट ऑफ 1/7 का स्क्वायर यानी 1/49 इंटू कितना का 3 का स्क्वायर फिर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ 1/49, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। और ये पूरा जोड़ोगे तो ये भी 49 आएगा और 49 में 49 का भाग दोगे 1 हो जाएगा, यानी ये भी आपका कितना बचा √1 और √1 का वैल्यू कितना होता है 1। फिर आप वेक्टर सी का परिमाण निकालो। वेक्टर सी का परिमाण कैसे निकालोगे, अंडर रूट 1/7 का स्क्वायर यानी 1/49 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा +9। तो ये भी कितना आ जाएगा 1/49 और ये सब जोड़ोगे 36 4 40 और 40 9 49, यानी ये भी कितना आ गया 49 और 49 से 49 कैंसिल होकर अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना आपको मिलता है। तो तीनों वेक्टर का परिमाण कितना आया 1 आया। तो चूंकि वेक्टर ए का परिमाण ये बराबर है वेक्टर बी का परिमाण और ये भी बराबर है वेक्टर सी का परिमाण और ये तीनों किसके बराबर आया 1 के। तो अगर तीनों का परिमाण 1 आया यानी तीनों आपका क्या है मात्रक सदिश है। तो अतः वेक्टर ए कामा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। ठीक है, तो अब मात्रक सदिश है इतना ही केवल आपको नहीं दर्शाना है, आपको यह भी सिद्ध करना था कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के क्या है लंबवत है, यानी पहला दूसरे के लंबवत है और दूसरा तीसरे के लंबवत है। और जब पहला दूसरे के लंबवत है दूसरा तीसरे के लंबवत है और साथ में आपको यह भी दिखाना कि पहला तीसरे के लंबवत है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दर्शाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले चेक कर लो क्या वो यूनिट वेक्टर तो नहीं है, मतलब सॉरी जीरो वेक्टर तो नहीं है, क्या तीनों में से कोई जीरो वेक्टर दिख रहा है। अरे बिल्कुल नहीं भैया, सबका परिमाण एक आया तो जीरो वेक्टर का सवाल ही नहीं है पहली बात। तो दो वेक्टर को लंबवत दिखाने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट आप क्या दिखाते हो जीरो, ख्याल है ना। अगर किसी भी दो वेक्टर को लंबवत दिखाना है तो आप क्या दर्शाते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हो, ये कितना आना चाहिए जीरो। इस बात का मतलब क्या होता था कि वेक्टर ए ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर, बस शर्त क्या होना चाहिए कि दोनों शून्येतर सदिश होना चाहिए, यानी शून्य के अलावा कोई सदिश होना। तो सही बात है भाई, शून्य के अलावा ही ये मात्रक सदिश है तो शून्य सदिश नहीं है। तो अगर ये शून्य सदिश नहीं है और इनका डॉट प्रोडक्ट लेने पे जीरो आ जाए, इस बात का मतलब क्या है, फिर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। हम वही करेंगे, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो अब तीनों का डॉट प्रोडक्ट पहले आप इतना कॉपी करो फिर हम इसके आगे बात करें। तो आप इतना कॉपी कर चुके होगे। चलो अब सबसे पहले हम क्या दर्शाएंगे, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका इसमें गुणा कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 1/49 इंटू इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस माइनस 6 त्रिक 18 प्लस में प्लस का गुणा करो प्लस 6 दूनी 12। तो 12 6 कितना हुआ 18 और 18 माइनस 18 करो कितना आ जाएगा 0 और 0 का गुणा करोगे ये पूरा कितना आ जाएगा 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आया 0। तो दो वेक्टर 0 कब आया और दोनों क्या था शून्येतर सदिश था। तो चूंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये कैसे सदिश हैं, शून्येतर सदिश। शून्येतर सदिश क्यों शून्येतर सदिश है, क्योंकि दोनों का परिमाण कितना आया है 1 आया है, तो शून्येतर सदिश है। तथा वेक्टर और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए यह परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। सेम ऐसे आप इन दोनों को लेके चलो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालो, 1/7 का 1/7 में गुणा करोगे 1/49 हो जाएगा। बोलो अब इसका इसमें गुणा करो 6 त्रिक 18 प्लस माइनस गुणा करो कितना आ जाएगा माइनस 6 दूनी 12 और माइनस 3 दूनी 6। तो -12 माइनस 6 मिलकर -18 हुआ और प्लस 18 माइनस 18 ये भी क्या आ गया 0। तो आप क्या लिखोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ये कितना आया, फिर आप वैसे ही लैंग्वेज कॉपी कर दो, क्योंकि वेक्टर बी
एंड वेक्टर सी ये क्या है, शून्येतर सदिश है। आप ऐसा भी कर सकते थे, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर तीसरे का भी निकाल लो और लास्ट में एक ही बार तीनों का लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में तीनों को कर दो। लेकिन हम एक बार लिख दिए तो ऐसे अलग अलग लिखे दे रहे हैं। शून्येतर सदिश है ना, वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों शून्येतर सदिश है और फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0, तथा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ कितना आया, 0। तो इस बात का क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या रहे होंगे, परपेंडिकुलर। सेम ऐसे आप क्या करो, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, क्योंकि आपको तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाना है, यानी ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बताओ कितना हो जाएगा, अरे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो 1/7 इंटू, अब इसका इसमें गुणा करना है, 2 छक 12 प्लस 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 ही रहेगा, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 6 त्रिक 18। तो ये भी देखो 12 6 18 माइनस 18 0 हुआ, तो यानी यहां से आपको क्या मिला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ये कितने के बराबर मिला, 0। तो आप फिर वही लैंग्वेज कॉपी करो क्या, कि चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर सी ये दोनों कैसे सदिश थे, शून्येतर सदिश है, और शून्येतर सदिश ही नहीं है, और साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आया, 0, तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ये बराबर 0 के। इस बात का क्या संकेत मिला, इस बात का क्या मतलब है कि वेक्टर ए ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के। तो आपने सिद्ध कर पाया कि ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, ए सी के परपेंडिकुलर, यानी सी ए के परपेंडिकुलर, यानी सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए। तो आप लास्ट में एक लाइन कंक्लूजन देना कि अतः तीनों सदिश यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक दूसरे के लंबवत है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत। तो ये लाइन लिख लेना इसके नीचे, ठीक है। आपको ये कॉपी करना, आप इसको भी उसी के आगे कंटिन्यू करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो जब कभी भी आपको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है तो आप तुरंत क्या करो, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना दिखा दो, 0। जैसे ही दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इस बात का मतलब क्या होगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बस एक बार चेक कर लेना कि दोनों में से कोई शून्य सदिश तो नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये कितना दिया है आपको, 8, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है। और साथ में ये भी दिया है क्या, वेक्टर ए का परिमाण ये बराबर है 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का परिमाण। तो आपसे क्या पूछा है, वेक्टर ए का परिमाण बताना है और आपको वेक्टर बी का भी परिमाण बताना है, ठीक। तो पहले जो दिया है आप वहीं से स्टार्ट करो। तो आपको क्या दिया है, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ कितना दिया है, 8। तो जब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको पता है कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वितरण प्रगुण का पालन करता है, यानी आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे। जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिए तो यानी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, फिर प्लस इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है तो माइनस लगेगा, अरे प्लस माइनस माइनस, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, यानी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ, फिर आप इसका इसमें गुणा करोगे, ये तो दोनों गुणा हुआ ना, आपको क्या करना है, इसका भी इसमें गुणा और इसका भी इसमें गुणा। जब इसका इसमें गुणा करोगे, इसके सामने प्लस इसके सामने भी प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आया। और जब इसका इसमें गुणा करोगे माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और ये कितने के बराबर है, 8 के। तो दो समान वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसी वेक्टर के परिमाण का वर्ग, कल आपने देखा है, माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का जो क्रम डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। तो आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो ये प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और ये माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्या आएगा, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। अरे किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उस वेक्टर के परिमाण का वर्ग ही तो आता है, और ये कितने बराबर दिया है, 8 के। लेकिन अब आपको एक चीज ये भी दिया है, वेक्टर ए का ये तो दिया था, इससे हमने इतना लिखा सरल करने के जितना हो सका। अब आपको ये भी तो दिया है, तो हम वेक्टर ए के परिमाण की जगह 8 टाइम्स आप वेक्टर बी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो चूंकि वेक्टर ए का परिमाण ये बराबर है किसके, 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के परिमाण, तो दिस इंप्लाइज दैट जहां वेक्टर ए का परिमाण है वहां पर हम 8 टाइम्स वेक्टर बी का परिमाण लिख सकते हैं। तो लिखो वेक्टर ए के परिमाण की जगह कितना लिखोगे,
8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का परिमाण। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका स्क्वायर। अरे वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर है तो हमको इसका क्या करना है, स्क्वायर। और माइनस यहाँ पर क्या बचा है, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। ये बराबर कितना है 8। 8 का वर्ग कितना हुआ 64। और ये तो आपका वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर बचेगा माइनस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। ये बराबर कितना हुआ 8। तो ध्यान से देखो, क्या 64 में से 1 घटा दोगे 63 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी 63 वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर ये किसके बराबर आया 8 के। तो यहां से वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8/63। लेकिन हमको क्या पूछा है, वेक्टर बी का परिमाण। तो वेक्टर बी का परिमाण स्क्वायर हो जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी √8/63। तो 63 को आप कितना लिख सकते हो, 2 तिहाई 6 और 2 1 यानी सॉरी 3 से ना, 3 से 3 दूनी 6 और 3 1 3, फिर 3 सते 21। यानी इसमें से 1 3 आप बाहर ले सकते हो और 8 में से 1 2 बाहर ले सकते हो। यानी वेक्टर बी का परिमाण कितना है, √8 को तो 2√2 लिखते हो। अरे 4 दूनी 8 होता है तो 4 का 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बचेगा। और 63 में से 1 3 बाहर आया और वही बचा कितना 7। समझ में आ रहा है ना। तो यानी वेक्टर बी का परिमाण कितना मिला 2√2/3√7। आपको वेक्टर ए का भी परिमाण पूछा है। तो जब आपको वेक्टर बी का परिमाण पता चला तो आप ले जाके वैल्यू इसमें रख दो। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको कुछ मान लो ना, ये 1 मान लो और इसको आप क्या मान लो 2 मान लो। लिखने में आपको आसानी होगा। तो हम ये कहां से लिखे हैं, समीकरण 1 से। हम 1 से ही लेके ये चले हैं। और ये क्या है आपका, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अरे ये हम जो लिखा है समीकरण 2 ही से तो लिखा है ना, तो समीकरण 2 आपका ये, तो ठीक है। अब बताओ, तो हमको वेक्टर ए का परिमाण बताना है। तो वेक्टर ए का परिमाण बताने के लिए बस वेक्टर बी का परिमाण ला के यहाँ पर रख दो। तो यानी किस समीकरण से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या बोल सकते हो, वेक्टर ए का परिमाण ये बराबर होगा 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का परिमाण। और वेक्टर बी का परिमाण कितना आया है 2√2/3√7। तो यहां से क्या मिला, वेक्टर ए का परिमाण 8 दूनी 16 √2/3√7। तो आपको वेक्टर ए का भी परिमाण मिला और आपको यहां से वेक्टर बी का भी परिमाण मिला। समझ में आ रहा है ना। एक बार आप इसे फिर देखो, सरल ही क्वेश्चन है। आपको ये दिया कि वेक्टर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस बी के साथ कितना दिया आपको 8। और आपको साथ में ये भी दिया कि वेक्टर ए का परिमाण ये बराबर है 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का परिमाण। तो हमने इसको 1 मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया। तो हमको जो दिया, और ये दोनों पूछा है, वेक्टर ए का परिमाण पूछा और वेक्टर बी का परिमाण पूछा है। तो जो दिया हम वही लेके चले। अब आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो आपको पता है कि जो वेक्टर का अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं और फिर वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का परिमाण आएगा और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी का परिमाण आएगा। और ये कितने बराबर दिया है 8 के बराबर दिया है। और आपको ये भी दिया है साथ में, वेक्टर ए का परिमाण 8 गुना है वेक्टर बी के परिमाण को। तो जहां वेक्टर ए का परिमाण है केवल वेक्टर ए के परिमाण की जगह हम सब 8 वेक्टर बी का परिमाण लिख सकते हैं। लेकिन इस पूरे का था स्क्वायर, हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। तो 8 का वर्ग करोगे 64, ये आपका वेक्टर बी का परिमाण का वर्ग बचा। तो अब यहाँ पर भी वेक्टर बी का परिमाण का वर्ग है, यहाँ पर भी वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग है। तो 64 में से हमने 1 घटा दिया, कितना बचा 63 वेक्टर बी। तो हम पक्षांतर किए तो वेक्टर बी का परिमाण बचा और ये ले जाके इसमें रख दिए तो आपको वेक्टर ए का परिमाण मिला। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का आपसे क्या पूछा है, मान पूछा है। तो आप इस वेक्टर को, क्योंकि आपको पता है कि जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो वितरण प्रगुण तथा क्रम विनिमय नियम प्रगुण का पालन करता है। तो आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, फिर इसका आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो। यानी 3 वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लो किसके साथ 2 वेक्टर ए के साथ, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो यानी प्लस 3 वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लो 7 वेक्टर बी के साथ। फिर आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर है क्या 5 वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ 2 वेक्टर ए के साथ। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो यानी माइनस, यहाँ पर है कितना 5 वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 7 वेक्टर बी के साथ। तो यहां पर देखो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब लैम्डा वेक्टर ए
या वेक्टर बी का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो लैम्डा वेक्टर ए के साथ, आप इस लैम्डा को एकदम बाहर कर लेते हो। तो वही प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, इन 2 3 और 2 को बाहर कर गया, 3 दूनी 6। तो फिर बचा कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस यहाँ पर वही वैसे करते हैं 7 त्रिक 21 और बचा कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 5 दूनी 10 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 7 बचे 35 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो यहां पर आप लिखना है तो आप लिख सकते हो कि वेक्टर ए डॉट लैम्डा वेक्टर बी ये बराबर होता है लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस प्रॉपर्टी से हमने यहां पर लिखा। अब ये कितने बराबर हो 6। वेक्टर ए में वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है कि उसी के परिमाण का स्क्वायर आ जाता है, यानी वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस 21 यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है माइनस 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम ऐसा लिख दे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ना, ये माइनस है और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा है माइनस 35 वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर के परिमाण का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर बी डॉट ए को हमने ए डॉट बी लिखा, यानी क्रम बिन्मी प्रगुण वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या लगाया, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वेक्टर के परिमाण का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 वेक्टर ए का परिमाण आपको नहीं दिया तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस यहां पर देखो 21 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और यहाँ पर माइनस 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। जब बराबर यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी है तो 21 में से 10 घटा दो, तो 21 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाकी यहाँ पर कितना बचा है माइनस 35 वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ आंसर। आपको अगर इनका परिमाण देता तो आप ये वैल्यू भी रखते, आपको या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी देता तो आप वैल्यू रखते, आपको कुछ नहीं दिया है, आप वेक्टर ए के परिमाण वेक्टर बी के परिमाण इसी पे क्या करोगे इसका आंसर छोड़ोगे। चलो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछ लिया, वेक्टर ए का परिमाण बताओ और वेक्टर बी का परिमाण बताओ। ठीक, यदि इनके परिमाण समान है, यानी आपको ये दिया भी है, क्या दिया है कि वेक्टर ए का परिमाण ये बराबर है वेक्टर बी के परिमाण के और इनके बीच का कोण 60 अंश है, यानी थीटा बराबर भी कितना दिया 60 अंश। ठीक है, तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी आपको दे दिया अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट ये कितना दिया 1/2। ठीक है, तो जो दिया है आप वहीं से स्टार्ट करो। चूंकि आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2 तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या होता है, एक काम करो आपको एंगल पता है तो एंगल वाला फार्मूला लगा दे, वहां से काम हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट एक स्टेप बच जाएगा। वरना आपको लिखना है तो आप लिखो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। इसे हम सिंपली ए बी cos थीटा भी तो लिखते हैं, बोलो। तो ठीक है, जो जो दिया है आप काम करो, तो हम इसको छोड़ो, आप यही लेके चलो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना दिया है 1/2। वेक्टर ए का परिमाण पूछा है तो वेक्टर ए वैसे रहने दो, वेक्टर बी का परिमाण वही है जो वेक्टर ए का परिमाण है, यानी वेक्टर बी के जगह हम लोग वेक्टर ए का परिमाण लिख सकते हैं इनटू cos थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 अंश। तो यहां से क्या मिला 1/2 वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर ए का परिमाण, यानी वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर और cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 1/2 कैंसिल हुआ, यानी वेक्टर ए का परिमाण कितना आया 1 आया, अरे इसका स्क्वायर 1 आया। तो अगर हम यहाँ से केवल स्क्वायर हटा दो तो स्क्वायर उधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी वेक्टर ए का परिमाण कितना मिला 1। माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि किसी वेक्टर का परिमाण हमेशा क्या आता है प्लस आता है। और अगर वेक्टर ए का परिमाण 1 है तो वेक्टर बी का परिमाण तो वेक्टर ए के ही बराबर है, तो वेक्टर बी का भी परिमाण क्या हो जाएगा वेक्टर ए। तो चूंकि वेक्टर बी का परिमाण ये बराबर है वेक्टर ए के परिमाण का, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर बी का परिमाण भी कितना हो जाएगा 1। आपको कंक्लूजन क्या मिला कि वेक्टर ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण और ये दोनों कितने के बराबर है 1 के बराबर। आपको समझ में आया नहीं चीज, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, यानी आपको ये दिया है, क्या दिया है वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो अगर वेक्टर ए ये मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा 1। और आपको साथ में ये भी दिया है कि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर x प्लस वेक्टर a के साथ कितना आ रहा है 12। आपसे क्या पूछा है वेक्टर x का परिमाण।
आपको वेक्टर x का परिमाण पूछा है, ठीक है। तो देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, यानी वेक्टर x डॉट वेक्टर x, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे यानी वेक्टर x डॉट वेक्टर a, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे यानी माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x, और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a, और यही बराबर कितना दिया है 12। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर x के परिमाण का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों? क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है, और क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर वहां पर बचेगा कितना, माइनस वेक्टर a के परिमाण का स्क्वायर, और ये बराबर कितना दिया 12। चूंकि वेक्टर एक मात्र सदिश है यानी इसका परिमाण कितना है 1, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, यानी क्या मिला, वेक्टर x के परिमाण का स्क्वायर माइनस 1, ये बराबर वो कितने के 12 के। तो यहाँ से आपको क्या मिला, वेक्टर x के परिमाण का स्क्वायर माइनस 12 दूर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 में 1 जोड़ो कितना मिलेगा 13। तो बताओ वेक्टर x का परिमाण स्क्वायर रूट जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी वेक्टर x का परिमाण आपको कितना मिला अंडर रूट 13। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें क्या बोला है, यदि वेक्टर a बराबर 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, वेक्टर b बराबर आपको कितना बोला है, माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर c बराबर आपको क्या बोला है, 3 i कैप प्लस j कैप, और कुछ k कैप नहीं दिए तो अपने मन से लिखना होगा, क्या लिख सकते हैं 0 k कैप। ये इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ये वेक्टर c पर लंब है, आपको दिया है, क्या दिया है, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, यह परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर c पे। तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, ये पता है ना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो सबसे पहले आप ये वेक्टर निकालो, कैसे निकालोगे, पहले लैम्डा वेक्टर भी निकालो। वेक्टर भी दिया है क्या, अगर वेक्टर भी दिया तो लैम्डा वेक्टर भी निकाल सकते हो। तो लैम्डा वेक्टर बी बराबर कितना होगा बताओ, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये तो वेक्टर बी है, इसमें आप क्या कर दो लैम्डा का गुणा। तो लैम्डा का गुणा कैसे करोगे, लैम्डा का गुणा आप इसमें भी करोगे यानी माइनस लैम्डा आई कैप, लैम्डा का गुणा आप इसमें करोगे यानी 2 लैम्डा जे कैप, और लैम्डा का गुणा इसमें करोगे यानी लैम्डा के कैप। लिख सकते हो ऐसा, लैम्डा के कैप। अरे जब किसी वेक्टर में वेक्टर बी आपको पता है, आपको लैम्डा वेक्टर बी चाहिए, यानी वेक्टर बी में बस लैम्डा का गुणा करना है। तो लैम्डा का गुणा आप किसमें करोगे, सभी में तो करोगे, तो हमने सभी में क्या किया, लैम्डा का गुणा कर दिया। लेकिन हमको केवल लैम्डा वेक्टर बी नहीं चाहिए, हमको वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी चाहिए। तो आप यहां से बोल सकते हो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए आपको पता है, इसमें लैम्डा वेक्टर बी जोड़ना है, तो वेक्टर जोड़ने के लिए आई कैप में आई कैप को, जे कैप में जे कैप को, के कैप में के कैप वाले को जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, यानी 2 में किसको जोड़ोगे, माइनस लैम्डा को, यानी 2 माइनस लैम्डा आई कैप। और फिर इसमें इसको जोड़ोगे, यानी 2 में से जोड़ना है किसको, 2 लैम्डा, और बाकी बचेगा कितना जे कैप। फिर के वाले में के कैप वाले को जोड़ोगे, यहां पर के कैप कितना है 3, और यहां पर के कैप का गुणा कितना है लैम्डा, यानी 3 प्लस लैम्डा के कैप। आपको क्या मिला, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी मिला। तो चूंकि क्या वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी यह परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लो किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, ये क्या हो जाएगा 0। क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो बताओ ये वेक्टर आपको पता है और वेक्टर सी भी आपको पता है क्या, इतना। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो, आई कैप वाले में आई कैप का गुणा, जे कैप वाले में जे कैप का गुणा, और के कैप वाले में के कैप का गुणा। तो आप गुणा करके बताओ, इसका इसमें गुणा करोगे यानी ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा। किसका गुणा करना है, बात समझ में आ रहा है ना। ए हम यहाँ पर देखो ये टिक का चिन्ह लगाए हैं, ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, सी के साथ, इसका इसके साथ गुणा करना है। जब इसका इसके साथ गुणा करोगे 3 इंटू इतना, फिर इतना इंटू इतना, यानी प्लस, यहां पर कुछ नहीं तो एक है, एक का गुणा करोगे वही आ जाएगा, आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हो 2 प्लस लैम्डा, फिर इसका इसके साथ गुणा यानी प्लस 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा, और ये किसके बराबर है, आपको एक समीकरण मिला
पक्षांतर करो, लैम्डा का मान निकालो। कैसे? इसका गुणा इसमें करो, 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बचेगा कितना 2 + 2 लैम्डा, और 0 का गुणा करो, ये पूरा कितना आ जाएगा 0, तो 6 2 8, तो 8 और माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बचेगा कितना, माइनस लैम्डा बराबर 0, तो यहाँ से क्या मिला माइनस लैम्डा द्वारा के प्लस लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना मिला 8। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए, शून्येतर सदिश होने का मतलब, हाँ, इसका जो परिमाण है ये शून्य नहीं होगा, और यहाँ जो वेक्टर बी का परिमाण है ये भी शून्य नहीं होगा। आपको ये दिया है ना, दिया है क्या, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो शून्येतर सदिश है। शून्येतर सदिश होने का मतलब इनके परिमाण कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक, आपको सिद्ध करना है या दर्शाना है क्या, कि यह दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंब है। कौन कौन से दोनों वेक्टर बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है, और ये आपका जो दूसरा वेक्टर है मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, यह एक दूसरे पे क्या है, लंब है। यानी हमको दर्शाना है कि यह जो वेक्टर है यह परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, ये तो सिद्ध करना है ना। अच्छा, क्या ये वेक्टर भी है? ध्यान से देखो, किसी वेक्टर का परिमाण एक नंबर होता है, पता है कि नहीं पता है? तो ये तो एक नंबर हुआ और यह वेक्टर हुआ, जब वेक्टर में नंबर का गुणा करोगे वेक्टर ही मिलेगा। यह भी एक नंबर है, क्योंकि वेक्टर बी का परिमाण एक नंबर होता है, जब किसी नंबर का एक वेक्टर में गुणा करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, जब वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, तो ये वेक्टर ही एक नहीं है, जैसे ये वेक्टर है वैसे यह भी वेक्टर है। तो आपको सिद्ध करना यह दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आप क्या करते हो, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। अरे पता है ये चीज ना कॉन्सेप्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो हम बस इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, इसका डॉट लेना है किसके साथ, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। तो डॉट प्रोडक्ट विकर्ण प्रगुण का पालन करता है, तो फिर इसका इसके साथ डॉट, फिर इसका इसके साथ डॉट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। आप एक काम करना, इसको इधर लिखना और बराबर करके लिखना ना, हमने बड़ा बड़ा थोड़ा लिख दिया, स्पेस की कमी की वजह से। जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट लेना है मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, प्लस और प्लस मिलके तो प्लस ही होगा, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ, प्लस माइनस माइनस। लो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ। कोई दिक्कत। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना क्या, कि अगर वेक्टर ए डॉट लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी हो तो आप इस नंबर को बाहर कर लेते हो, बोलो। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ, क्या क्या देखो, ये आपका एक नंबर है, अरे परिमाण नंबर ही होता है ना, और ये भी आपका नंबर है, तो इस नंबर को आप बाहर कर लो। बाहर करने का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए एक तरफ और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों को आपने बाहर कर दिया, और आपका जो डॉट प्रोडक्ट बचेगा किसके बीच, वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। समझ में आएगा, ये दोनों क्या हुआ, हाँ यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, बहुत सही, ध्यान दे रहे हो ऐसे। फिर ये दोनों नंबर ही तो है, इनको भी आप बाहर कर लो। बाहर करने का मतलब वेक्टर ए का परिमाण बाहर करो, वेक्टर बी का परिमाण भी बाहर करो, तो बचा कितना यहाँ पर वेक्टर बी, और यहाँ पर कितना बचा वेक्टर ए, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर करो, ये दोनों परिमाण ही तो है, नंबर ही तो, इनको बाहर कर लो, यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए को बाहर करो, यहाँ पर बचा कितना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, सेम ऐसे नंबर को बाहर कर लो,
वेक्टर बी का परिमाण बाहर हुआ और यहाँ से वेक्टर बी का परिमाण बाहर हुआ। यहाँ पर बचा कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर आप बता देना कोष्ठक में उसी के आगे, चूंकि हम जानते हैं क्या, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के साथ तो ये कितना हो जाता है आपका, लैम्डा बाहर आ जाता है ना, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, बाकी वेक्टर के बीच हम क्या करते हैं, अपना डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आएगा नहीं है, अरे वही में वही का गुणा करो वही का स्क्वायर आएगा, और वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। पता है ना, जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वेक्टर के परिमाण का क्या आता है, स्क्वायर आता है। कितने बार हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर चुके, ठीक है। माइनस ये आपका क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां पर आपका क्या है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस, क्या इसको हम ऐसे लिख दे, मॉड ऑफ वेक्टर ए आगे मॉड ऑफ वेक्टर बी बाद में, कैसे, अरे नंबर ही तो है, नंबर का गुणा मिली गुण का पालन करता है तो इसलिए आगे पीछे। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम ऐसे लिख दे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है, तो हम इसको आगे इसके पीछे ऐसा लिखिए, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, दोनों एक जैसा होगा तो कैंसिल कर देंगे, समझ में आया बात ना। और यहाँ पर आपका क्या बचा है, माइनस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या आ जाएगा, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। यहां पर हमने कौन सा प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी यूज किया, एक बार तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट वही आता है जो वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट आता है, और दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या यूज किया, जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वेक्टर के परिमाण का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो क्या ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहां पर बचा कितना, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, यहां पर कितना बचा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, यहां पर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। क्या नंबर ही तो है, ये भी तो वही दोनों नंबर है, नंबर का आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो गुणा, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या हुआ, कैंसिल, तो कितना आ गया। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप फाइनली लिखो क्या, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, ये कितना आया, जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट, इस बात का मतलब क्या होगा, क्या सीधा लिख सकते हो, अतः उसी के नीचे स्पेस नहीं है, अतः ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिखना पूरा, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए के साथ। या आप ऐसे ही लिख सकते हो, यह वेक्टर कामा यह वेक्टर पर लंब है। आप ये भी साइन लगा सकते हो, साइन लगा के बता सकते हो, या हिंदी में लिख सकते हो कि यह वेक्टर कामा इस वेक्टर पर लंब। समझ में आया कि नहीं बात, समझ आया। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी वेक्टर बी क्या होगा। तो चलो ध्यान से देखो, क्योंकि हमें यह दिया है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर कितना, अच्छा किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट करते हो तो क्या आता है, उसी वेक्टर के परिमाण का, तो ये बराबर कितना हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए का परिमाण कितना आया, अरे इसके अंदर रूट कर दोगे तो 0 ही तो आएगा, यानी जो वेक्टर ए है उसका परिमाण कितना आया, 0। आपको ये जो पहला चीज दिया है इससे आपने यही निष्कर्ष निकाला ना, लेकिन हमको ये नहीं पूछा। अब आपको ये भी तो पता है, क्या पता है कि चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये किसके बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो क्या, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण इंटू काश, अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी का थीटा ही तो होता है, और ये कितनी बराबर है, ठीक। और आपको ये पता है कि वेक्टर ए का परिमाण कितना है, तो यानी ये कितना है, तो अगर ये 0 का तो 0 को गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन हमें ये थोड़ा पूछा, हमें पूछा कि वेक्टर बी क्या हो सकता है, तो वेक्टर बी कुछ भी हो,
चाहे आपका ये 0 भी हो सकता है। अरे वेक्टर बी का वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो भी तो गुणा होकर 0 हो जाएगा। वेक्टर बी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। आप वेक्टर बी का मान कुछ भी रखो, वेक्टर ए का परिमाण 0 है ही, 0 का गुणा होकर पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी आप लिखोगे चूंकि वेक्टर ए का परिमाण ये 0 है, दिस इंप्लाइज दैट जो वेक्टर बी है इसका परिमाण कुछ भी हो सकता है। इसका परिमाण कुछ होने का मतलब वेक्टर बी कुछ हो सकता है, यानी वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, हो सकता है। अगर हमें यह पता होता कि यह भी 0 नहीं है और यह भी 0 नहीं है तो हम बताते तब यही 0 होगा, तभी तो 0 का गुणा होकर 0 हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन आज यहाँ यही पहले से 0 होके बैठा है, तो यह भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 0 हो जाएगा तो भी गुणा करने के बाद 0 आएगा, 0 नहीं होगा तो भी गुणा करने के बाद 0 आएगा। तो यानी ये कुछ भी हो सकता है ना, तो ये लिखें कि वेक्टर भी किसी प्रकार का सदिश हो सकता है। कोई दिक्कत? कॉपी करो। आप ये कॉपी कर चुके हुए, अब आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है। यानी आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये क्या है, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश होने का मतलब इनका परिमाण 1 होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए का परिमाण 1 होगा, वेक्टर बी का भी परिमाण 1 होगा और वेक्टर सी का भी परिमाण कितना होगा, 1 होगा। तो तीनों को अलग अलग लिखने से अच्छा था हमने एक ही बारे में दिया। और आपको ये भी दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। 0 वेक्टर ना, क्योंकि 3 सदिशों का जो आप 3 सदिश को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो सदिश आएगा, लेकिन ये जोड़ने के बाद कैसा सदिश आया, शून्य सदिश आएगा। आपसे पूछा क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान बताना, ये पूछा ना। ठीक, अब ए बी बी सी सी ए कैसे आएगा, ख्याल है आपका फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी ए बी बी सी, अगर आप 2 कॉमन लो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट साथ तभी मिलेगा तब इसका आप क्या करो, स्क्वायर। और स्क्वायर करने का मतलब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट। कैसे, चूंकि वेक्टर ए प्लस, या आप चूंकि में सीधा लिखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ लोगे कितना आएगा, करो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर पूरा इतना लंबा करना है। चलो एक बार हम कर देते हैं लंबा, फिर डॉट देखेंगे इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी बी के साथ वेक्टर बी डॉट, इसको हम ऊपर मिटाते हैं ये बिना मतलब का डिस्टर्ब करेगा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अरे बी का फिर सी के साथ, अब सी का तीनों के साथ लोगे यानी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। बोलो, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो उस वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर आता नहीं आता है, यानी उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। यहां तक नहीं दिक्कत है, ठीक बराबर। जब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखना, यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहां पर भी है और यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, तो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर दोगे ये भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही हो जाएगा क्या, यानी 2 बार आपको क्या मिला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिला। कोई दिक्कत, ठीक। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी यहां पर है तो वेक्टर आपको यहां पर भी तो देखो ए सी है, यहां पर सी है, क्रम विनिमय आप इसे क्रम बदल दोगे तो आपको वही मिल जाएगा, यानी आपको 2 बार क्या मिला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, या आप हमको वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए चाहिए तो हम इसको वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। यहां तक तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना। अब आओ
फिर देखो वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, एक काम करो ना, जो एक जैसा है उसको एक जैसा एक ही तरफ लिख लो, फिर जो एक जैसा रहेगा उसको अलग तरफ लिख लो। कैसे? वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसी की परिमाण का स्क्वायर आएगा। फिर वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर आएगा, और वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर आएगा। यहां तक नहीं दिक्कत? ठीक। प्लस देखो ये भी 2 बार आएगा, यानी 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी आएगा। अब अगर एक बार आपको ए बी मिला तो आपको बी सी मिलेगा, तो देखो बी सी एक बार यहाँ पर है और बी सी एक बार यहाँ पर है। अरे ए बी फिर बी सी मिलेगा ना, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी यहाँ पर है और वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी लिख सकते हैं। तो 2 बार आपको ये मिला, यानी +2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो ए बी मिला, फिर बी सी मिला, अब आपको सी ए भी चाहिए। देखो एक बार ए सी यहाँ पर है और एक बार सी ए यहाँ पर है, तो 2 बार आपको सी ए मिला कि नहीं मिला, यानी 2 बार वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे आप ये फार्मूला भी जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में जब बात करना है तो दोनों का एक ही जैसे का डॉट रहेगा तो उसी के परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत है? ठीक है। अब आपको एक चीज यहाँ पर दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तीनों मिलके क्या है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर होने का मतलब क्या है? इसका अगर आप परिमाण निकालोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का अगर परिमाण निकालोगे कितना आएगा? अरे जीरो वेक्टर का परिमाण जीरो ही होता है ना, तो इसके परिमाण का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर बराबर हुआ। अच्छा वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर सी का परिमाण, तीनों कितना है? 1। तो 1 यहां पर भी लिख सकते हो 1, अरे 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। 1 यहां पर भी लिखोगे, 1 यहां पर भी लिखोगे, प्लस 2 कॉमन ले लियो क्या यहां से? तो जब 2 कॉमन लोगे तो मिलेगा कितना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर। तो 1 2 3 प्लस 3 इधर आके क्या आ जाएगा? क्योंकि जीरो का स्क्वायर करो तो जीरो ही आएगा, तो इधर आया -3 और उधर 2 बचा और 2 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा? यानी हम इसे ऐसे लिख दे क्या? 1 2 3 आया, इधर माइनस हुआ और जो 2 गुणा था इधर आके भाग हुआ, यानी 3/, यही बराबर कितना हुआ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। यही तो आपको पूछा था कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? -3/2। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सिंपल है सवाल। हमको कैसे समझ में आया कि हम उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें? जो पूछा यही बता रहा है। अरे ए बी बी सी सी ए कब आएगा? जब उसी के साथ गुणा करोगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप बनाओगे। समझ में आया बात ना? तो आपको ये कॉपी करना है तो आप भी इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में? यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर ना, क्या दिया है कि अगर वेक्टर ए ये 0 वेक्टर हो अथवा यानी या, चाहे ये 0 वेक्टर हो या ये 0 वेक्टर हो, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये किसके बराबर होगा? 0। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी ध्यान से देखना, अगर ये 0 है या ये 0 है तो ये 0 होगा, ठीक। और इसका विलोम का मतलब अगर ये 0 है तो ये 0 होगा अथवा ये 0 होगा, यही बात हुआ। लेकिन बोला कि विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी अगर ये 0 है तो आपको प्रूफ करना है चाहे ये 0 हो अथवा ये 0 हो, ये जरूरी, यानी दोनों में से कोई 0 ना हो तब भी ये 0 हो सकता है। तो समझो कैसे, ध्यान से देखो, वेक्टर ए डॉट बी होता क्या है? ए बी का स्टेज। वेरी गुड। अच्छा पहले ये बताओ, अगर वेक्टर ए का परिमाण 0 है, वेक्टर ए 0 वेक्टर है तो इसका परिमाण भी कितना होगा? और अगर अथवा वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी अगर 0 वेक्टर है तो इसका भी परिमाण क्या होगा? 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो चलो मान लेते हैं कि अगर ये 0 है तो यदि वेक्टर ए ये किसके बराबर हो? 0, तो बताओ वेक्टर ए डॉट बी कितना आएगा? वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता क्या है? ए बी का थीटा, या इसको हम लिखते कैसे? वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण cos थीटा। लेकिन वेक्टर ए का परिमाण कितना है? 0, तो 0 का गुणा करोगे वेक्टर बी cos थीटा, तो 0 का गुणा करो कितना आ जाएगा? यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आया? 0। तो हमने इसको 0 लिया तो भी देखा ये 0 आया। अब या तो आप इसको 0 ले लो, अगर इसको 0 नहीं ले रहे तो फिर आप इसको 0 लो। ये फर्स्ट कंडीशन है ना कि वेक्टर ए बराबर 0। अब सेकंड हम क्या लेके चल रहे हैं? वो वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर बी बराबर 0 यानी इसका परिमाण 0।
उस समय वेक्टर ए डॉट बी निकालो। तो वेक्टर ए डॉट बी कितना आ जाएगा, मार डॉट वेक्टर ए मार डॉट वेक्टर बी cos थीटा। तो वेक्टर ए वैसे ही आप लिखो, वेक्टर बी का परिमाण कितना लिखेंगे, 0। तो अगर ये 0 हुआ इंटू cos थीटा, अब 0 का गुणा करोगे पूरा क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो ध्यान से देखो, जब आपने वेक्टर ए को 0 लिया तो भी वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 आया, या तो आपने वेक्टर बी को 0 लिया तो भी वेक्टर ए डॉट बराबर 0 आया। यानी यदि ये और ये है तो ये सही बात है कि नहीं सही है। लेकिन ये तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट। अब हमको सेकंड पार्ट क्या सिद्ध करना है कि इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी हमको विलोम लेके चलना। विलोम लेके चलने का मतलब ये लेके चलो और आप दिखा दो ना तो ये 0 हो ना तो ये 0 हो। चलो विलोम के लिए ना, विलोम के लिए क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अरे वो लेके चलना है ना, अभी आपने ये लेके चला उसको सिद्ध किया, आपको वो लेके चलना है, ये नहीं सिद्ध करना, मतलब ये जरूरी हो नहीं है, ये दोनों जरूरी हो, ये दोनों 0 हो ये जरूरी नहीं है। तो वेक्टर ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण इंटू cos थीटा, और ये हमको कितने बराबर लेके चलना है। अब बताओ ये तीनों गुणा होने के बाद 0 आ रहा है, तो ये तीनों कब 0 होगा गुणा होने को, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो अगर ये दोनों ना भी 0 हो तो भी ये 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा कैसे, अरे अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दो, थीटा की वैल्यू अगर आपने 90 लिया तो cos 90 0 होगा, और cos 90 होगा, जब 0 का गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों 0 ना भी हो तो भी ये पूरा 0 हो सकता है, कब, जब थीटा कितना हो 90 अंश। समझ में आए बात, समझ में आए। तो यानी अगर ये दोनों 0 होगा, दिस इंप्लाइज दैट, अब ध्यान से देखो, यदि आप यहां पर लिखना यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए वेक्टर बी cos 90 ये 0 के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। तो यानी यहां से आपको क्या मिला कि दिस इंप्लाइज दैट यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है क्या, कि वेक्टर ए का परिमाण 0 हो, वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0। ये दोनों 0 नहीं होगा, फिर भी अगर हम थीटा का जगह 90 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं बात, समझ में आ रहा है। एक बार फिर समझो, आपको क्या दिया है कि अगर वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर जी 0 तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने देखो यह सिद्ध किया कि हमने एक बार वेक्टर ए को 0 लेके चला, तो जब ये 0 था तो 0 का गुणा करो पूरा क्या हो गया, 0। फिर दूसरी बार हमने वेक्टर बी को 0 लिया, जब इसको 0 लिया तो भी देखा इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आया, 0 आया। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया, सही बात है। लेकिन हमको सिद्ध करना है कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों में से कोई एक 0 हो। तो ये हमने किया, इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 लेके चला, इनका डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए बी cos थीटा होता है। तो अगर cos थीटा का वैल्यू हम 90 रख देंगे तो भी तो ये 0 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये 0 होगा तभी ये 0 हो, या ये 0 हो तभी ये पूरा 0 हो, ये भी तो 0 हो सकता है। और ये पूरा 0 कब होगा, जब थीटा बराबर कितना लोगे, 90। तो जब थीटा बराबर हमने 90 लिया तो भी तो ये पूरा 0 हो गया, और पूरा 0 होने का मतलब ये ना 0 हो ये ना 0 हो तो भी ये पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इन दोनों का 0 होना आवश्यक नहीं है इस पूरे के 0 होने के लिए। आपको एक सुटेबल एग्जांपल भी देना है, एक आपको एग्जांपल देते वक्त तो आप ऐसा कोई दो वेक्टर ले लो जिनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए। अरे आपको एग्जांपल देना, एग्जांपल यानी ऐसा दो वेक्टर दो जिसमें पहले का भी परिमाण 0 ना हो, दूसरे का भी परिमाण 0 ना हो, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, बताओ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, बस इतना शर्त रखो। वेक्टर ए बराबर कुछ ले लो, मान लो 2i कैप लिया, फिर 3j कैप लिया प्लस 4k कैप लिया। अब वेक्टर बी बराबर कितना ले लो, मान लो यहां पर आपने -4i कैप लिया, तो 4 दूनी 8, और यहां पर भी कुछ ऐसा कर दो, मान लो कितना 2j कैप लिया, तो 3 दूनी 6, तो 8 से कितना हुआ 14। तो एक आप काम करो, यहां पर आप 2 ले लो और यहां पर आप 7 ले लो। देखो 4 दूनी 8 हुआ -8, 3 दूनी 6 -6 -6 -8, ये -14 आया, और जब इनको गुणा करोगे +14 तो -14 +14 मिलकर क्या आया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने ये एग्जांपल के लिए ये दे रहे हैं कि वेक्टर ए देखो ये है, वेक्टर बी ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो कितना आ जाएगा, -7
सॉरी 7 दूनी 14 और -6 और सॉरी हाँ 4 दूनी 8 सॉरी ये माइनस कितना आया 8 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो ये कितने के बराबर आया। लेकिन किंतु वेक्टर ए का परिमाण, अरे वेक्टर ए का परिमाण निकालो कितना आ जाएगा 2 दूनी 3 त्रिका 2 दूनी 9 4 13 4 17, क्या जीरो है ये, जीरो नहीं है। दूसरे वेक्टर का परिमाण निकाल के दिखाओ, दूसरे वेक्टर का परिमाण लो अंडर रूट ये कितना 4 चौक 2 दूनी 4 और 7 सते 49, 16 4 20 49 59 सॉरी 69, तो ये भी जीरो नहीं है। तो देखो हमने ऐसा दो वेक्टर लिया कि इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, लेकिन ना तो ये जीरो था ना तो ये जीरो था। तो समझ में आया नहीं है क्वेश्चन। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी, ये क्या है किसी त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, और इनके निर्देशांक क्रमशः दिया है। ए का निर्देशांक कितना दिया है 1 2 3, बी का निर्देशांक कितना दिया है -1 0 और बिंदु सी का निर्देशांक कितना दिया है 0 1 2। तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। अब कोण एबीसी का मतलब आपसे ये कोण पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे आप, एक काम करो, अगर आप ये वेक्टर बता दो और आप ये वेक्टर बता दो तो क्या इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का कोण भी है, यानी कोण भी क्या है वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच कोण है। और देखो ये आपको हिंट में दिया है कि जो कोण ए बी सी है वो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का कोण है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो भुजा है इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं सदिश। अच्छा क्या हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं क्या, बी सी ना लिख के हम सी बी लिख दें, बोलो आप सही बताओ इस बात, क्या यहां पर ऐसा कर दे बी सी ना लिख के सी बी लिख दे तो काम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जब दो वेक्टर के बीच कोण निकालना होता है तो हेड से हेड या टेल से टेल होना चाहिए। तो अगर यहां पर दोनों वेक्टर का टेल होना चाहिए या यहां पर दोनों वेक्टर का हेड होना चाहिए, यानी अगर आप यहां पर सी बी करोगे तो यहां पर फिर आपको ए बी करना पड़ेगा जिससे दोनों का टेल टेल मैच हेड हेड मैच करे। लेकिन हम यहाँ पर टेल ले लिए, तो आप अगर यहाँ पर बी सी करोगे तो फिर आपको यहाँ पर बी से ए ही जाना पड़ेगा। जैसे देखो इस वेक्टर का टेल यहाँ पर हो, इस वेक्टर का भी टेल यहाँ पर हो। अरे कोड निकालने के लिए हेड से हेड या टेल से टेल होना चाहिए ना, इसीलिए हमको जब कोड बी निकालना पड़ेगा यानी कोड एबीसी निकालना पड़ेगा, एबीसी निकालने के लिए हमको बी से ए और बी से सी यानी वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच कोड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर बी ए बनाएंगे। चूंकि वेक्टर बी ए क्या है बताओ, वेक्टर बी ए कैसे बताओगे, फाइनल में से इनिशियल घटाना पड़ेगा। तो फाइनल आपका क्या है ए, इनिशियल आपका पॉइंट क्या है बी, तो ए में से बी को घटाओ यानी 1 में से -1 को घटाओ और क्या लिख देंगे आई कैप प्लस दूसरे में से दूसरे घटाओ यानी 2 में से 0 घटा के जे कैप प्लस 3 में से 0 घटा के के कैप। हम आप ये लिख लेना क्या दिया है, आप लिखोगे दिया है त्रिभुज के 3 शीर्ष ए कोष्ठक में 1 2 3 तथा बी -1 0 0 तथा सी 0 1 2 है। अब फिर आप वहां पर नीचे लिख देना कि कोण ए बी सी बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो फिर उसके बाद आप लिखना वेक्टर बी ए। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर बी ए कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक और एक कितना हुआ 2 2 आई कैप 2 में से 0 घटाओगे 2 जे कैप और 3 में से 0 घटाओगे 3 के कैप। तो आपको क्या मिला वेक्टर बी ए मिला। अब हम क्या निकालेंगे वेक्टर बी सी। अब वेक्टर बी सी बराबर बताओ क्या होगा, सी में से बी को घटाना पड़ेगा तो सी वाला पॉइंट बताओ कितना है 0 और ये पॉइंट कितना है -1 और क्या आई कैप प्लस 1 में से 0 घटाओ जे कैप प्लस 2 में से 0 घटाओ के कैप। तो कितना आया ये माइनस माइनस प्लस 1, अरे 0 में 1 जोड़ोगे 1 ही आएगा ना, और 1 में आई कैप को गुणा करो कितना मिलेगा आपको आई कैप प्लस 1 में से 0 घटाओगे 1 ही मिलेगा और यहाँ पर क्या मिला जे कैप और 2 में से 0 घटाओगे 2 मिला तो यहाँ से क्या मिला 2 के कैप यानी आपको वेक्टर बी सी कितना मिला। तो बात समझ में आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच कोण कितना है थीटा, तो माना क्या वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच कोण
और इसी कोड को हम क्या बोले, कोड ABC। कोड ABC ये बराबर हम क्या मान लेते हैं, थीटा। अगर इनके बीच कोड थीटा है तो आपको पता है ये चीज, cos थीटा बराबर क्या होता है, जिन दो वेक्टर के बीच कोड निकालना है उन दोनों वेक्टर का क्या, डॉट प्रोडक्ट बटे मॉड ऑफ वेक्टर AB और मॉड ऑफ वेक्टर BC। ख्याल है ये चीज ना। तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी किस किस वेक्टर का, वेक्टर AB, सॉरी हमको यहां से B से A जाना था ना, तो यहां पर वेक्टर BA लिखोगे। बात समझ आ रहा है ना। अरे वेक्टर BA और वेक्टर BC के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना है, वेक्टर BA। तो बताओ वेक्टर BA कितना आपको मिला है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर BC के साथ, और वेक्टर BC आपका है कितना, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बटे मॉड ऑफ वेक्टर BA। तो इस वेक्टर का परिमाण 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और इस वेक्टर का परिमाण 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो अब जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई कैप का आई कैप में गुणा, यानी 2 1 के 2 प्लस जे कैप का जे कैप का गुणा, यानी 2 1 के 2 और 3 दूनी 6 बटे अंडर रूट 4 4 8 8 8 16 1 17 और अंडर रूट ये भी कितना, 4 1 5 1 6। तो ऊपर कितना बचा, 2 2 4 6 10, तो 10 बटे अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6। तो ये क्या है आपका, क्या मिला, cos थीटा। तो थीटा बताना है तो थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। और आप यहाँ पर ये भी अंडर रूट में तो ये भी अंडर रूट में, तो आप इन दोनों का क्या कर दो, गुणा। तो आप इसे लिख सकते हो 10 बटे अंडर रूट 17 छक्का 102। तो यहाँ से बताना है तो थीटा बराबर क्या बता सकते हो, cos इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। चलो आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, एक लाइन आप यहाँ पर कमेंट कर देना। अतः कोड ABC बराबर cos इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102 होगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, दर्शाइए कि बिंदु A B C ये तीनों क्या है, संरेख है। संरेख होने का मतलब ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। मान लेते हैं ये बिंदु A है, यह बिंदु B है और यह बिंदु C है। A का निर्देशांक कितना दिया है, 1, 2, 7। B का निर्देशांक कितना दिया है, 2, 6, 3। और बिंदु C का निर्देशांक कितना दिया है, 3, 10, -1। आपको दर्शाना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तीन बिंदु संरेख होने के लिए आपने इसके पहले जब उदाहरण देखा था तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। तो आप संरेख दिखाने के 2-3 तरीके, या तो आप वेक्टर AB निकाल लो और फिर आप वेक्टर BC निकाल लो। तो वहां पर वास्तव में आप वेक्टर को संरेख दिखाना जानते हो ना, वहां पर आप किसको संरेख दिखाते थे, वेक्टर को। लेकिन यहाँ पर बिंदु को संरेख दिखाना है। तो बिंदु को, कोई तीन बिंदु संरेख कब होगा, अगर यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी ये वही आए जो यहां से यहां तक की दूरी आती है, तो हम बोलेंगे ये तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख हो गए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर AB, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर BC। तो पहले आप लिखो, दिया है, क्या दिया है, A 1, 2, 7, B 2, 6, 3 एंड C आपको कितना दिया है, 3, 10, -1। ये क्या है, 3 बिंदु है। सिद्ध करना है तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। सिद्ध करना है क्या, कि बिंदु A B एंड C संरेख है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB की लंबाई। लेकिन AB की लंबाई बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे वेक्टर AB। तो वेक्टर AB कैसे निकालोगे, आप B में से A को घटाओगे, यानी 2 में से 1 घटाओ, 2 - 1 I कैप प्लस 6 में से 2 घटाओ, यानी 6 - 2 J कैप प्लस 3 में से 7 घटाओ, यानी 3 - 7 K कैप। तो ये वेक्टर AB आपको कितना मिला, 2 में से 1 घटाओगे 1 I कैप, यानी केवल I कैप लिखोगे, फिर 6 में से 2 घटाओगे 4 J कैप आ जाएगा, और 3 में से 7 घटाओगे -4, यानी कितना है, -4 K कैप। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, वेक्टर BC। वेक्टर BC कितना हो जाएगा, C में से आपको B वाला पॉइंट घटाना है। तो C का पॉइंट कितना है, 3 में से 2 घटाओ I कैप, फिर 10 में से 6 घटाओ J कैप, फिर -1 में से 3 घटाना है K कैप। तो कितना है, 1 बचेगा, 1 I कैप, यानी केवल I कैप लिखोगे, और 10 में से 6 घटाओगे 4 बचेगा, 4 J कैप,
और -1 -3 करो कितना आ जाएगा, -4 के कैप। तो आपको वेक्टर BC मिला। अब हम फिर हमको A से C तक चाहिए, तो यानी इसी साथ हम वेक्टर AC भी निकालेंगे। तो वेक्टर AC कितना आया, आप C वाले में से A वाले घटाओगे, यानी 3 - 1 I कैप प्लस 10 - 2 J कैप प्लस -1 - 7 K कैप। तो कितना आया, 2 I कैप प्लस 8 J कैप -8 K कैप। तो ये आपको क्या मिला, वेक्टर AC मिला। हमको इनका परिमाण चाहिए। तो अगर आपको वेक्टर AB इतना मिला है, तो यहां से आप बताओ वेक्टर AB का परिमाण कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 4 यहाँ पर -4 का स्क्वायर करो, ये भी कितना आ जाएगा 16। तो 16 दूना 32 और 32 से कितना आया 33, यानी आपको कितना मिला, √33। यहां से आप BC का परिमाण बताओ, तो यानी वेक्टर BC का परिमाण, तो हम ये पॉइंट मिटाते हैं यहां से। तो वेक्टर BC का परिमाण कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 16, 16 दूना 32 से 33, ये भी कितना आया √33। यहां से आप AC का परिमाण बताओ, AC का परिमाण कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, 8 × 64 और 8 × 64, यानी ये कितना हुआ, 4 4 8 4 12 और 6 6 12 1 13 132। तो हम इसे क्या ऐसे लिख दे, 4 गुणे, क्योंकि ये 4 से कट रहा है ना, तो 4 से काटो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 33, 4 नहीं, हाँ 4 × 12 2 हाथ से लगाए, 4 × 12 1 13 132। जब आप इसमें 4 कॉमन लोगे, 4 × 12 1 बचा 12, 4 × 12, तो 4 का अंडर लोगे कितना आ जाएगा, 2 √33। तो क्या ये दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर आ रहा है, तो देखो कि चूंकि AB, अरे देखो AB आपका आया कितना, AB का परिमाण, AB का परिमाण यानी ये भी √33 आया और ये भी √33 आया, और दोनों मिला दोगे तो 2 √33 आ रहा है, और जबकि 2 √33 आना चाहिए। तो जब इतना प्लस इतना सीधा बराबर हो गया इतने के, तो यानी इस बात का मतलब क्या है, ये संरेख है। तो आप लिखोगे चूंकि AB प्लस कितना BC, ये किसके बराबर आया, आप ऐसे लिख दो, AB का परिमाण प्लस BC का परिमाण, ये बराबर आया AC का परिमाण। तो ये कब संभव है, जब तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तीनों बिंदु क्या हो, अगर संरेख ना होते तब कोई भी दो भुजा जोड़ते वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या आता, बड़ा आता। बात समझ आ रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट बिंदु A B एंड C क्या हो गए, संरेख है। आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। आओ अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप खुद से कर लेना, क्यों, क्योंकि प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17 या प्रश्नावली 10.2 का उदाहरण नंबर 12 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आपको दिखाना है कि तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आपको यही इसमें भी दिखाना है कि आपको दर्शाना है कि ये तीनों एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। इसके लिए आप तीन भुजा समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा को 3 वेक्टर से निरूपित करना। जब आपको 3 वेक्टर पता चल जाएगा उससे आप 3 भुजा पता कर लेना, और जब 3 भुजा पता किए देखो क्या उसमें से किसी 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वहां से आप इसे कर लेना। अब आओ इसका लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन है वो वैकल्पिक क्वेश्चन, इसे आप कर लो। क्या बोला है इसमें, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर A का परिमाण A है, सही आप जानते भी हो कि वेक्टर A के परिमाण को हम किससे दर्शाते हैं, केवल सिंपली A से भी दर्शा सकते हो, और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, यानी शून्य के अलावा कोई एक क्या है, अदिश है। अदिश यानी नंबर है। तो लैम्डा वेक्टर A क्या ये वेक्टर होगा कि ये वेक्टर होगा कि नंबर होगा, ये वेक्टर हो, क्योंकि अगर एक वेक्टर में आप एक अचर संख्या से गुणा करते हो यानी अधिक संख्या से गुणा करते हो तो भी वो क्या आता है, वेक्टर आता है। तो बोल रहा है कि यह भी एक मात्रक सदिश होगा। कब, अगर ये मात्रक सदिश होगा तो इसका परिमाण कितना आएगा, तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, यानी केवल A का परिमाण ये किसके बराबर होगा, 1 के। तो और A के परिमाण को आपने किससे दर्शाया है, A से, यानी लैम्डा A बराबर कितना होगा, 1 के। तो यहाँ से आपको बोला क्या है, पहला ऑप्शन लैम्डा बराबर 1, नहीं, लैम्डा बराबर 1/A होगा। दूसरा ऑप्शन लैम्डा बराबर -1, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या बोला, A बराबर लैम्डा, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन आपका सही है ना, A बराबर 1/लैम्डा। अरे यहां से देखो, अब क्योंकि अब यहां पर एक बात ध्यान समझना, अगर ये आपका निगेटिव नंबर होगा, आपको लैम्डा बाहर मत लो, मॉड ऑफ लैम्डा बाहर लो, क्योंकि आपका लैम्डा निगेटिव नंबर भी तो हो सकता है। तो अगर ये निगेटिव नंबर हुआ, आप केवल लैम्डा यहाँ पर लिख दोगे तो बताओ ये तो प्लस नंबर आएगा, और इसे माइनस गुणा कर दोगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो जबकि इधर कितना आना चाहिए, 1।
तो यहाँ पर हम सावधानी के साथ इसका भी क्या लेंगे, माड लेंगे। तो यानी माड लैम्डा इंटू ए बराबर 1 आएगा। तो आपको चौथा ऑप्शन में यही बोला है कि ए बराबर ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी 1 माड ऑफ लैम्डा। बात समझ में आया ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इसका अगला प्रश्नावली हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर आज बस करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।